मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स। हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट तरह की आर्टिकुलेशंस होती हैं, उनके ऊपर हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट है हमारी इस वीडियो के, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपना स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम क्या होता है, एंड देन देखेंगे जो स्कैपुला पे मसल्स अटैच हो रहे होते हैं और जो हमारे ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं या अटैच हो रहे होते हैं हमारे मसल, वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम हमारा जो ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट जो कि मेन शोल्डर जॉइंट होता है, उसके ऊपर हमारे पास जो जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन एंड हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ये सारी चीज़ों का इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स। हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, वो कह रहा है कि अगर हम अब इसमें हमारे पास ना कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है जिसको आप लोगों ने नोट कर लेना। उसमें ये होता है कि जब हमारी ह्यूमरस बोन के ऊपर हम एलिवेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी भी प्लेन के अंदर करें, हमारे पास प्लेन्स होते हैं ना जिसमें मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही होती हैं। सेजाइटल होता है, फ्रंटल होता है, कोरोनल प्लेन होता है। ये प्लेन्स की वीडियो मैंने एक सेपरेट बनाई हुई है कि कौन कौन सा प्लेन होता है, ये जनरल एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ह्यूमरस के ऊपर जब एलिवेशन हो रही होती है, तो एलिवेशन के दौरान इसके साथ साथ हमारे पास कौन सी मूवमेंट हो रही होती है, लेटरल रोटेशन जो होती है वो इसको अकम्पनी कर रही होती है। हमारे पास स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम किसको कहा जाता है? स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम। रिदम किस चीज़ को कहा जाता है? रिदम हम कहते हैं ना, एक चीज़ एक प्रॉपर मैनर के अंदर हो रही होती है, एक उसको हम क्या कोऑर्डिनेशन के अंदर हो रही होती है, उसको हम रिदम का नाम देते हैं। अब स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम, स्कैपुला और ह्यूमरस दो वर्ड्स हैं हमारे पास। इधर ह्यूमरस बोन हमारी और हमारे पास क्या, हमारी स्कैपुला। अब होता क्या है, जब हमारी ह्यूमरस के ऊपर हम एलिवेशन कर रहे हैं, चाहे हम फ्लेक्शन के अंदर एलिवेशन कर रहे हैं या हम एबडक्शन की मूवमेंट कर रहे हैं, तो जब हम एलिवेशन कर रहे होते हैं अपनी ह्यूमरस के ऊपर, तो जैसे जैसे हम अपनी ह्यूमरस को एलिवेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा स्कैपुला भी रोटेट कर रहा होता है। स्कैपुला पर भी हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है। तो जो एक मैनर होता है ना प्रॉपर, अगर आप खुद भी करके देखें ना, तो अपनी आर्म को एलिवेट करें और आप देखेंगे, नोट करेंगे कि आपका स्कैपुला एक प्रॉपर रिदम में, जैसे जैसे ह्यूमरस मूव करी उसके साथ साथ हमारा स्कैपुला भी प्रॉपर रोटेट कर रहा होता है। तो इसी रिदम को, इसी कोऑर्डिनेशन वाली मूवमेंट को, यानी कि ह्यूमरस के मूव करने के साथ स्कैपुला भी उसको कंपनी कर रहा होता है, तो उसी को हम स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम कहते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है, स्कैपुला को अगर हम मूव ना करने दें, हम इसको किसी वजह से इसको स्टेबल कर दें, आप अगर इसको मैनुअली स्टेबल करें ना, पैसिव आप किसी को कहें कि आपके स्कैपुला पे हाथ रखें तो आप तब मूव, तो अगर वो आपका स्कैपुला को अगर आप मूव नहीं करने देंगे ना, तो आप ज़्यादा रेंज में मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर इसका फ़ायदा ये होता है कि हम मैक्सिमम रेंज के अंदर अपनी ह्यूमरस बोन पे क्या कर सकते हैं, एलिवेशन कर सकते हैं। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम क्या होता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ स्कैपुलर मसल्स और ग्लिनो-ह्यूमरल मसल्स। तो जो हमारे पास स्कैपुलर मसल्स होते हैं, जो हमारे स्कैपुला पे आके अटैच हो रहे होते हैं, उसमें कौन कौन से मसल्स आते हैं हमारे पास? उसमें हमारे पास रोम्बॉइड मसल्स आते हैं हमारे, उसके अलावा हमारा लिबरेटर स्कैपुली मसल होता है। ये सारे मसल्स हमने एनाटॉमी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, तो अगर आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो जैसे मैं नाम लेती हूँ आपके माइंड में फौरी क्लिक कर जाता है कि ये मसल हमारे पास कहाँ पे, इसके कहाँ पे अटैचमेंट, आपको फौरी पता चल जाएगा, हाँ जी ये मसल्स के अटैचमेंट्स हमारे पास कहाँ हो रही होती हैं, स्कैपुला के ऊपर हो रही होती है। उसके अलावा हमारे पास पेक्टोरैलिस, पेक्टोरैलिस हमारे पास हमारा मसल माइनर, पेक्टोरैलिस माइनर मसल होता है, और उसके अलावा हमारे पास सबक्लेवियस मसल होता है। तो ये सारे मसल्स होते हैं जो स्कैपुला पे जाके अटैच हो रहे होते हैं। तो जब हमारे पास मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो ये मसल ना क्या कर रहे होते हैं, ये दो तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक तो ये क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास हमारे जो स्कैपुला है उसको स्टेबलाइज करके रख रहे होते हैं, ठीक है, उसको स्टेबल करके रख रहे होते हैं। दूसरा ये, जब हमारे पास ह्यूमरस के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है, तो उस दौरान पे उसकी मूवमेंट के अंदर भी ये लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसकी पोजीशनिंग के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये स्कैपुलर मसल्स जो होते हैं ना, इस तरह ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट पे जो मसल्स लगे होते हैं, इसमें ये होता है हमारे पास ना दो तरह के मसल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एगोनिस्ट और एक होते हैं हमारे पास एंटागोनिस्ट।
वो कहते हैं जब हम मूवमेंट इनिशिएट करते हैं तो हमारे एगोनिस्ट जो काम करते हैं तो उसके जो ऑपोजिट मसल्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम देखें अपनी एल्बो पे फ्लेक्शन देखें तो उस बाइसेप मसल जो होता है जब फ्लेक्शन करनी है तो बाइसेप मसल हमारे पास एगोनिस्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके अंदर टेंशन आती है। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास एंटागोनिस्ट मसल जो ट्राइसेप पड़ा होता है वो भी क्या कर रहा होता है, मतलब वो उसको कम नहीं कर रहा होता है। तो जब एगोनिस्ट काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो होता है वो एंटागोनिस्ट काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट काम करने का फ़ायदा ही होता है उसको, बल्कि तो फिर उसकी मूवमेंट जो होती है ना वो स्मूथ होती है। इस तरह जब एगोनिस्ट मसल के अंदर टेंशन डेवलप होती है तो एंटागोनिस्ट भी अपने अंदर करता है ताकि क्या हो, डिसलोकेशंस वगैरह से बचा जाता है। क्योंकि अगर वो बिल्कुल भी अपने अंदर टेंशन डेवलप नहीं करेगा तो मूवमेंट, हम तो बिल्कुल ज़्यादा मूवमेंट कर लेंगे तो हमारी जॉइंट की डिसलोकेशन भी हो सकती है। तो इस तरह से ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर जो मसल्स लग रहे हैं तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वो अपने अंदर टेंशन डेवलप कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कम नहीं कर रहे होते हैं ताकि डिसलोकेशंस वगैरह से बचा जा सके। अब हम पढ़ेंगे अपनी मूवमेंट जो हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर हो रही होती है। एक होती है बस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्शन। जो हमारे पास फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही होती है हमारे पास हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर, अगर मैं आपको ना जनरल सा थोड़ा सा हिंट दूँ जिससे आपको इजीली याद रह जाए तो ये है कि हमारे पास जो हमारा होता है जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, वो किसके साथ बनता है, वो बनता है हमारे पास हमारी ग्लिनोइड कैविटी होती है और हमारी ह्यूमरस का हेड होता है, ऐसे ही। अब ये जो हमारे पास ये हमारा जो जॉइंट है ना इसके फ्रंट साइड पे एंटीरियरली, अब जितने मसल इसके एंटीरियरली होते हैं ना, जो मतलब अटैच हो रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, वो सारे मसल जो एंटीरियरली होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं फ्लेक्शन के अंदर। किसके अंदर? फ्लेक्शन के अंदर। इसी तरह जो मसल ऑपोजिट होते हैं इसके ऑपोजिट, यानी कि पोस्टीरियर साइड पे, ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है पोस्टीरियर, तो रेड में जो होते हैं ना वो सारे हेल्प करते हैं किसके अंदर? एक्सटेंशन के अंदर। किसके अंदर हेल्प करते हैं? एक्सटेंशन। इस तरह जो मसल्स जो होते हैं ना इसके सुपीरियरली होते हैं ना, सुपीरियर ब्लैक में शो करें तो वो हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं इसकी एबडक्शन के अंदर। और इसी तरह जो मसल्स इसके इंफीरियरली पड़े हुए होते हैं वो उसको हेल्प कर रहे होते हैं किसके? एडक्शन के अंदर। ओके, अब फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, एबडक्शन, एडक्शन। इसी तरह जो फ्रंट पे होते हैं ना फ्लेक्शन के साथ साथ वो मसल मीडियल रोटेशन के अंदर भी होते हैं और वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडक्शन के अंदर भी होते हैं। अब जो पोस्टीरियर होते हैं वो मिड रोटेशन में भी होते हैं और वो हॉरिजॉन्टल एडक्शन में भी होते हैं। ये पॉइंट मैं आपको साथ साथ भी बताऊंगी लेकिन एक जनरल सा बता दें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कह रहे थे फ्लेक्शन की, तो फ्लेक्शन में जो मसल एंटीरियरली अटैच हो रहे होते हैं वो हमें असिस्ट कर रहे होते हैं फ्लेक्शन के अंदर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की। अब कौन कौन से मसल्स होते हैं जो एंटीरियरली अटैच हो रहे होते हैं, उसमें हमारे पास जो आता है ना फ्लेक्शन में वो होता है हमारे पास हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड। जो हमारा डेल्टॉइड होता है ना उसकी कितनी वो होती हैं हमारे पास फाइबर्स होते हैं, एक एंटीरियर होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं, मिडल फाइबर्स होते हैं। जो एंटीरियर वाले हैं ना वो हमें असिस्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर? फ्लेक्शन के अंदर। उसके अलावा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा पेक्टोरैलिस मसल का, जो पेक्टोरैलिस मेजर मसल होता है ना इसकी पार्ट होता है, एक्सटर्नल वाला पार्ट होता है, क्लेविकुलर पार्ट होता है। तो जो इसका क्लेविकुलर वाला पार्ट होता है ना, जो इसके क्लेविकल से निकल रहा होता है, वो हमें हेल्प कर रहा होता है फ्लेक्शन के अंदर। और उसके अलावा कोरेकोब्रेकियालिस मसल, हमारा जो आर्म का मसल होता है वो भी। और उसके अलावा जो हमारा बाइसेप्स होता है ना, बाइसेप्स ब्रेकाई। अब बाइसेप्स ब्रेकाई के कितने हेड होते हैं? बाय है ना, यानी कि 2 हेड्स होते हैं, एक इसका हेड होता है कौन सा? शॉर्ट, और एक इसका हेड होता है लॉन्ग हेड, ठीक है। अब जो शॉर्ट हेड होता है इसका वो भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है फ्लेक्शन के अंदर, लेकिन जो लॉन्ग हेड होता है ना वो नहीं इतना एग्जिस्ट कर रहा होता। उसकी भी एक कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर तो हमारी एल्बो पर भी मूवमेंट हो रही है, एल्बो भी मूव करी है तो देन तो ये करेगा, लेकिन अगर एल्बो मूव नहीं कर रही तो ये तब असिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो बाइसेप लॉन्ग हेड होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है और उसकी इंसर्शन जो होती है ना जाके उसकी जो अटैचमेंट होती है वो एल्बो जॉइंट के पास जाके हो रही होती है। तो जब उसकी एल्बो जॉइंट के बिल्कुल उधर हो रही होती है तो उस वजह से अगर तो एल्बो भी हमारे साथ मूव कर रही है फ्लेक्शन में शोल्डर की तो तब तो ये असिस्ट करता है। लेकिन अगर शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन अकेली हो रही है, हमारे जो एल्बो हो रहा है और जो हमारा फोर आर्म वाला पार्ट है उस पर बिल्कुल भी कोई वो नहीं हो रही, तो उस टाइम पर हमारे पास लॉन्ग हेड इसका नहीं कर रहा होता। तो ये होती है हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन। आपने जो मेन चीज़ में देखनी है वो आपने मसल्स से देखना है कि कौन से मसल्स हैं जो फ्लेक्शन परफॉर्म करें। अब आपको ये तो पता ही होगा ना फ्लेक्शन क्या होता है। फ्लेक्शन होता है कि जब 2 बोन्स आपस में करीब आ रही होती है एक दूसरे के,